सीमा हैदर से 2 दिन की पूछताछ पूरी हो गई। एटीएस की टीम ने तमाम लूपहोल्स पर सीमा हैदर से जवाब मांगा। कई घंटे तक सवाल का दौर चलता रहा। हालांकि कुछ ऐसा भी है जो सीमा हैदर पर एजेंसियों का शक गहरा कर रहा है। एटीएस के सवाल, शिकंजे में फंस गई सीमा। दो दिन की पड़ताल, इश्क वाले मुखौटे का जाल। कराची टू नोएडा पूरे रूट का खुलासा। कौन है फूफी, इश्क वाली कहानी झूठी। सीमा हैदर से एटीएस 2 राउंड की पूछताछ कर चुकी है। एटीएस ने सीमा हैदर के सरहद पार वाले प्यार से लेकर उसके हिंदुस्तान तक की जर्नी का हर पहलू खंगाल डाला है। सीमा ने कहानी तो बेहद अच्छी बुनी है, लेकिन एटीएस के रडार पर कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो इशारा करती हैं कि सीमा की इश्क वाली कहानी कहीं ना कहीं आईएसआई की काली करतूतों से जाकर जुड़ती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीमा से पूछताछ में अब तक क्या अपडेट हुआ है। सीमा और सचिन से 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। पहली बार 6 घंटे, दूसरी बार 9 घंटे। सीमा ने जासूस होने की बात से साफ इनकार किया। एटीएस के बाद अब जांच में आईबी की भी एंट्री हो गई है। इंडिया आने वाले रूट का भी पूरा खुलासा। फोन से चैट डिलीट करने पर पूछताछ। फोन में कोडवर्ड में बातचीत पर पूछताछ। सचिन के अलावा भारत में कौन कौन दोस्त, सीमा के दस्तावेजों के फर्क पर पूछताछ। भाई और चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में होने पर सवाल। फिलहाल जिस तरीके से सीमा गुलाम हैदर ने अपनी पबजी की कहानी बताई, उससे एटीएस संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है और उसकी जांच आईएसआई एजेंट के शक होने पर आगे बढ़ रही है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। इधर सीमा हैदर को लेकर एटीएस ने खुलासा किया है। इसके लिए एटीएस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। एटीएस के 10 बड़े खुलासे क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। पबजी गेम से 2020 में दोनों संपर्क में आए। ये पहला खुलासा। भारत आने के लिए सीमा ने पाकिस्तान में घर बेचा, ये दूसरा बड़ा खुलासा। और तीसरा जो बड़ा खुलासा है, पहली बार 10 मार्च को पाकिस्तान से नेपाल पहुंची। इसके बाद चौथा बड़ा खुलासा, 18 मार्च को नेपाल से पाकिस्तान लौट गई। पांचवा बड़ा खुलासा, 10 से 17 मार्च तक सचिन सीमा नेपाल में रहे। और छठा बड़ा खुलासा, 10 मई 2023 को बच्चों के साथ दुबई गई और 11 मई 2023 को दुबई से काठमांडू पहुंची। और 8वां बड़ा खुलासा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काठमांडू से पोखरा आई और पोखरा से बस पकड़कर खुनवा बॉर्डर आई। खुनवा से लखनऊ आगरा होते हुए वो रबूपुरा पहुंची। ये 10 बड़े खुलासे यहां पर हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर की चैट्स ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। कोडवर्ड्स में हुई बात सीमा के आईएसआई कनेक्शन की बात पर शक और गहरा कर रही है। क्या है वो कोड्स जिनकी वजह से सीमा हैदर एजेंसियों की पूछताछ में फंसी नजर आई। सीमा हैदर का दावा है कि वो सिर्फ सचिन के प्यार में पड़कर अपना सब कुछ छोड़ इंडिया पहुंची है। सीमा का दावा है उसने सिर्फ सचिन के खातिर ही अपना पूरा परिवार छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, 3 देशों का सफर किया और सबसे बड़ा खतरा उठाकर भारत में एंट्री की। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम सीमा हैदर की इन्हीं दावों की पड़ताल कर रही है। 2 दिनों के अंदर सीमा और सचिन से एटीएस की टीम करीब 16 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। सीमा के पास मिले पासपोर्ट, फोन और सिम की पड़ताल की गई। साथ ही सीमा के तमाम डॉक्यूमेंट्स भी इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर है।
और इन्हीं सब चीजों से सीमा पर शक पैदा हुआ और शक से पैदा हुए सवाल, जिनका जवाब बखूबी सीमा ने दिया, लेकिन ये भी उसके सिर्फ सचिन की सीमा होने पर शक पैदा करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब एटीएस की जांच फूफी और फल शब्द पर अटिक की है। चैट से फूफी और फल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, आमतौर पे फूफी शब्द का इस्तेमाल आईएसआई एजेंट तब करते हैं जब जो दूसरे देश में होते हैं और जानकारियां साझा करते हैं अपने देश में। इसके अलावा फल शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आईएसआई एजेंट को पैसे की मांग होती है। लिहाजा अब एटीएस की तफ्तीश तेज हो गई है और जिस तरीके से सीमा गुलाम हैदर के फोन से चैट्स डिलीट हुई थी, उसके बाद फूफी और फल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और लगातार इसी पर अब जांच टिकी हुई है और इस पर तफ्तीश एटीएस ने तेज कर दी है। सचिन और सीमा से एटीएस ने अपनी पूछताछ में सबसे अहम सवाल जो पूछा वो ये कि सीमा और उसके 4 बच्चे बिना रोक-टोक कैसे ग्रेटर नोएडा तक पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली कि सीमा का पूरा कराची से इंडिया का रूट एटीएस के हाथ लग चुका है। सीमा का कराची टू नोएडा रूट, कराची से शारजहां गई सीमा, शारजहां से नेपाल पहुंची, नेपाल से बिहार बॉर्डर के जरिए एंट्री की, सीतामढ़ी जिले में भी मिली लोकेशन, सीतामढ़ी से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा। पाकिस्तान मूल के रहने वाली सीमा हैदर और उसके भारतीय पति से जुड़े मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है, अब कई नए इनपुट्स निकल के सामने आते हुए दिख रहे हैं। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो जिस तरह से इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही थी, इसी मामले में अब बिहार कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि जब यूपी एटीएस के द्वारा ये पूछा गया कि आखिर आप नेपाल से भारत में कैसे प्रवेश किए, तो सीमा हैदर और उसके पति के द्वारा बताया गया कि नेपाल से वो बिहार राज्य में प्रवेश की है और बिहार राज्य में जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रवेश की थी और वहाँ प्रवेश करने से पहले सीतामढ़ी के बारे में बहुत अच्छा खासा जो जानकारी है वो जुटाया गया और सचिन ने उन तमाम जानकारियों को सीमा के साथ में साझा किया था, जिसमें कि विशेष तौर पे बताया गया था कि वो भारतीय परिधान यानी कि साड़ी में वो प्रवेश करे, माथे पे सिंदूर लगा होना चाहिए, वो भी बताया गया था। और एक तरह से कहा जा सकता है सीतामढ़ी में जो सामान्य तौर पे जिस तरह से की साड़ी पहनी जाती है उस तरह से साड़ी बाकायदा पहनी है और ख़ास तौर पे जो पल्लू रखने का अंदाज़ होता है जो बिहार में बाकायदा उसी अंदाज में सर पे पल्लू रख करके अपने बच्चों के साथ में सीमा हैदर सीतामढ़ी में प्रवेश की थी। उसके बाद वहाँ पर किस तरह से होते हुए कहाँ रुकी है, उसके बाद किस तरह से वो उत्तर प्रदेश तक पहुँची, इन तमाम मामलों में विस्तार से पूछताछ की गई। हालांकि सीमा गुलाम हैदर ने एटीएस के सवालों के जवाब में साफ इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तानी जासूस नहीं है, लेकिन सीमा के चैट्स में कुछ कोड वर्ड्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने एजेंसी का शक गहरा कर दिया है। ये कोड वर्ड्स ज्यादातर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट अपने हैंडलर से बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि एटीएस ने अपनी पूछताछ में सीमा से इन कोड वर्ड्स को लेकर भी सवाल पूछे हैं। फोन चैट्स क्यों डिलीट किए थे, कोड वर्ड्स में किससे बात होती थी, फूफी और फल का क्या मतलब है, पाकिस्तानी सिम को क्यों तोड़ा गया था। सूत्रों की माने तो सीमा की चैट्स में ये जो कोड वर्ड्स इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई है वो उसके आईएसआईएस कनेक्शन के शक को गहरा कर रही है। दरअसल ऐसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल खुफिया जानकारी भेजने के लिए किया जाता है। फल का मतलब रुपए से होता है और फूफी कोड वर्ड उस एजेंट के लिए किया जाता है जो जानकारी भेजता है। जो नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर पर वहाँ पर एसएसबी जवानों की तैनाती होती है, यानी सशस्त्र सीमा बल के जवानों की तैनाती होती है। और किस तरह से वो 13 मई को जो तारीख बताया जा रहा है कि उस तारीख को बाकायदा वो प्रवेश की थी, तो 13 मई को जिस तरह से बाकायदा वहाँ के आसपास में लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो और इस अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाकायदा उसको खंगाला जाएगा और जानकारी ली जाएगी कि क्या इस मामले की जानकारी एसएसबी के जवानों को थी या नहीं। तो हो सकता है इस मामले में एसएसबी के द्वारा भी औपचारिक तौर पर इन तमाम जानकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी साझा किया जा सकता है। और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे निकलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही हैं और जल्द ही इस मामले में यूपी एटीएस के द्वारा कुछ और बड़े खुलासे किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
सीमा को लेकर एटीएस की जांच जारी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई ऐसे सवाल हैं जो शक का दायरा बढ़ा रहे हैं। मसलन पाक सेना की वर्दी, इंडियन आर्मी से जुड़े लोगों से संपर्क और सोशल मीडिया का दायरा। सीमा, सरहद और साजिश के इर्द गिर्द घूमती सरहद पार वाली प्यार की इस कहानी का सच आखिर क्या है? यूपी एटीएस इसी सच को खंगालने में जुटी है। सचिन और सीमा दोनों से यूपी एटीएस सवाल कर रही है। सीमा हैदर जब से अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंची हैं, वो सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। नेपाल में पाकिस्तानी सिम तोड़ने और उसी फोन से इंडिया में बात करने, पाक सेना की वर्दी, इंडियन आर्मी से जुड़े लोगों से संपर्क और सोशल मीडिया के दायरे से सीमा पर शक गहरा गया है। दरअसल एटीएस को पाकिस्तानी सेना की वर्दी में सीमा हैदर का एक फोटो और सोशल मीडिया पर उसके भारतीय सैनिकों और एनसीआर के कई लड़कों से जुड़ने की जानकारी मिली है। इस फोटो को लेकर एटीएस ने सीमा से सवाल पूछा कि क्या वो पाकिस्तान आर्मी से जुड़ी है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में फोटो को लेकर सीमा ने घुमा फिरा कर जवाब दिए। सीमा ने कभी उसका फोटो होने से इनकार कर दिया तो कभी उसके भाई की वर्दी बताई, लेकिन नेम प्लेट पर उसके भाई से अलग नाम होने पर उसने इसे अपने भाई के दोस्त की बताई। इसके अलावा ये भी पता चला है कि उसने भारतीय सेना से जुड़े लोगों से सोशल मीडिया पर संपर्क बढ़ाए। मकान बेचकर आने का क्या है सच? दरअसल अब तक सीमा पाकिस्तान का मकान 12 लाख में बेचकर इसी से मोबाइल, पासपोर्ट और एयर टिकट खरीदने का दावा करती रही, लेकिन सीमा किराए के मकान में रह रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके वहां मकान बेचने की पुष्टि नहीं हो रही थी। इसके अलावा वो पासपोर्ट, टिकट कराने वाले ट्रैवल एजेंट तक कैसे पहुंची? मकान किसे और किसकी मदद से बेचा? इन सवालों में भी सीमा उलझती नजर आई। अब तक सीमा पाकिस्तान में 12 लाख रुपए के मकान बेचने का दावा करती रही, जिससे उसने मोबाइल, एयर टिकट्स और पासपोर्ट बनाया। हालांकि इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान में वो किराए के मकान में रह रही थी। इसके अलावा जो मकान बेचने की पुष्टि है उसकी भी मीडिया रिपोर्ट्स में पुष्टि नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि ये एयर टिकट्स, ट्रैवल एजेंट तक पासपोर्ट बनवाने के लिए सीमा किसकी मदद से पहुंची है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा सीमा ने वो मकान अगर बेचा है तो किसको बेचा है, किसकी मदद से बेचा है, उसमें कौन मददगार है, पैसा कैश मिला है या पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया है, इन तमाम सवालों को लेकर एटीएस अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। वहीं सीमा इन तमाम सवालों के जवाब में उलझती हुई दिखाई दे रही है। हाथ पर जले कटे के निशान क्या कहते हैं? 5वीं पास सीमा का अंग्रेजी बोलना और उसके रहने सहने का तरीका उसके विशेष प्रशिक्षण को लेकर शक जाहिर कर रहा है। यही नहीं, उसके हाथ पर कटे और जले के कई निशान हैं। एटीएस ने इसको लेकर भी सवाल किए कि कहीं किसी प्रशिक्षण के दौरान तो उसे ये निशान नहीं मिले। सीमा के 5वीं पास होने के बावजूद फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना, हिंदी का सटीक उच्चारण करना, इसके अलावा साड़ी, घूंघट और जिस लहजे में वो फर्राटेदार हर सवाल का जवाब देती है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और इसे एक विशेष ट्रेनिंग का हिस्सा भी माना जा रहा है। सीमा के हाथ पर जले और कटे के निशान भी हैं। ऐसे में लगातार जब सीमा से इस बाबत सवाल पूछा गया तो मीडिया रिपोर्ट्स में उसने जवाब दिया कि उसने सचिन के प्यार में काटा है और जो जले के निशान है वो गुलाम हैदर ने उसे जलाया है। लेकिन एटीएस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और उसे एक विशेष ट्रेनिंग का हिस्सा माना जा रहा है। गुलाम हैदर क्यों काट रहा है कॉल? सऊदी अरब में बैठकर सीमा हैदर का पति होने का दावा करने वाला गुलाम हैदर भी शक के दायरे में है, जो अपना काम धाम छोड़कर मीडिया के सवालों के दिन रात जवाब देने के लिए हाजिर रहता था। 1 घंटी बजते ही कॉल रिसीव करता था। वो अब कॉल क्यों काट रहा है? किसी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? 1 घंटे पर कॉल उठाने वाला सीमा गुलाम हैदर का पति गुलाम हैदर अब कॉल काटता हुआ दिखाई दे रहा है और मैसेज के रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। सोमवार और मंगलवार से एटीएस ने सीमा पर शिकंजा कसा, जिसके बाद से गुलाम हैदर
जो अब तक एक कॉल पर, एक घंटी बजने पर कॉल उठाकर तमाम तरीके के सवाल के जवाब देने को तैयार रहता था, मैसेज के रिप्लाई करता था, लेकिन अब वो मीडिया से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से गुलाम हैदर अपने आप को पति होने का दावा करता था सीमा का, लेकिन जब से एटीएस ने शिकंजा कसा है उसके बाद से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन गुलाम हैदर की तरफ से ना तो कॉल रिसीव की जा रही है और ना ही मैसेज का जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल पूछताछ के बाद भी जांच पूरी नहीं होना इशारा कर रहा है कि एटीएस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे सीमा हैदर और उसके मददगार सचिन मीणा पर आने वाले समय में कानून का शिकंजा और कस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर केस परत दर परत खुलता जा रहा है। एक के बाद एक नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। सीमा सचिन के झूठ को बेनकाब करने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। इसी बीच नेपाल के जिस होटल में सचिन और सीमा ठहरे थे, वहां के संचालक ने बताया कि सचिन फर्जी नाम से होटल में ठहरा था। वो लोग मार्च में आए थे, तो मार्च में आए थे तो वो लोग 7-8 दिन बैठ के चला गए थे। तो उन वो लोग 7-8 दिन तक वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो रूम में ही सोते थे दिन भर। तो सुबह शाम को वो लोग बाहर निकलते थे तो फिर जल्दी आ जाते थे, क्योंकि हमारा होटल शाम को 9:30-10 बजे सब क्लोज हो जाती है। तो वो लोग 8-8:30 बजे पहुंच जाते थे। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से फ्रूट्स, केले, बनाना, जो भी है, एप्पल्स, फ्रूट्स खाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और वो लोग अगर रूम में खाना खाए तो वो लोग वेज थाली खाते थे, तो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूम में रहते थे। नहीं, वो लोग पहले सचिन आया था, तो सचिन पहले दिन आया तो सचिन ने होटल बुक किया। तो उसने बोला कल हमारी बीवी भी आने वाली है। तो फिर उन्होंने वो जो सीमा है वो दूसरे दिन आई। दूसरे दिन आने के बाद वो लोग 6-7 दिन बैठा। जब जाने के बाद भी पहला सीमा चली गई थी, तो दूसरे दिन फिर वो सचिन गया था। सीमा कैसे आई थी? टैक्सी से और जाने? नहीं, वो सचिन लेने के लिए गया था। शायद कहीं बस स्टैंड में आई थी होंगी, तो उन्होंने बस स्टैंड एयरपोर्ट में शायद, तो वहाँ से उन्होंने पिकअप किया था। लोग ने शादी किया बताया नहीं, वो लोग ने बस इतना ही बताया था वो मेरी बीवी है। तो हमको भी लगा वो लोग अभी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते, तो हम लोग उनको ज़्यादा तंग भी नहीं करते। वो आते बैठते, उनको बार बार पूछना भी अच्छा नहीं है। तो रूम में आते बैठते और जाने टाइम चेकआउट करते जाते। तो हम लोग ने उनका नाम, जो नेपाली कस्टमर है, तो हम लोग एंट्री करते वक्त नंबर, उनका नाम, कहाँ से आए वो रखते। तो इंडिया से आए तो डायरेक्ट हम लोग इंडिया और उनका नाम लिखते तो रख देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए आते, तो हम लोग उतना केयर भी नहीं करते। तो हमको जब न्यूज़ में दिखा तो मालूम पड़ा हाँ वो लोग सीमा सचिन था। वो लोग जब एंट्री किया था दूसरे नाम से किया था वो लोग का। सीमा सचिन केस में सबसे ज्यादा सवाल बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं। इन सब के बीच न्यूज़ 18 की टीम ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल से आने वाले लोगों की चेकिंग का भी जायजा लिया। बहराइच जिले की नेपाल सीमा पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एसएसबी के जवान आने जाने वालों की चेकिंग कर रहे हैं। नेपाल से आने वाले हर एक व्यक्ति की जांच की जा रही है। उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी नागरिकता चेक की जा रही है, उनके नेम्स लिखे जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, कब उनकी वापसी होगी। एक एक बैग चेक किए जा रहे हैं, एक एक वाहन चेक किए जा रहे हैं। महिलाएं एसएसबी की तैनात है बॉर्डर पर, स्कैनिंग मशीन लगी हुई है। सभी आने जाने वालों के सामान चेक किए जा रहे हैं। आप देखिए कि एक एक बॉक्स खोलकर चेक किए जा रहे हैं कि इस बॉक्स में क्या है, नेपाल से क्या आ रहा है भारत में। एक एक गतिविधियों पे एसएसबी के जवान 24 घंटे मुस्तैद रहकर यहाँ पर सुरक्षा को अंजाम दे रहे हैं। एक एक महिलाओं के सामान चेक हो रहे हैं, बैग चेक हो रहे हैं, झोले चेक किए जा रहे हैं।